जय हिंद। चलिए चलते हैं आज की हम क्लास में। पिछले की जो चैप्टर किताब में हम जो पढ़ा रहे थे भारती भवन, ठीक है, भारती भवन। तो आज ये स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर भारती भवन से ना पढ़ाकर अब NCERT बुक से पढ़ाइए, ठीक है। तो आज से जो है हम अब भारती भवन को छोड़कर NCERT यानी कि जो सरकारी बुक है, ये देखिए जो सरकारी किताब होती है BTC, है ना, उससे हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग आज के बाद इसी किताब को शुरू से टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे पहले जो है इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आती है वो आती है रियल नंबर। आपने ऐसा देखा होगा कि हर एक किताब, चाहे वो NCERT हो या भारती भवन हो या कोई भी बुक हो, सभी में जो है पहले चैप्टर रियल नंबर से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आज से जो हम लोग पढ़ेंगे उसका किताब का नाम रहेगा BTC यानी कि NCERT, ठीक है। और आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब इसी किताब से पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे बिहार बोर्ड की ही किताब होती है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि हम ये किताब का पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई डाउट नहीं रह जाएगा और एग्जाम का एक भी क्वेश्चन हमसे छूटने वाला नहीं है। अब देखिए बात ऐसी भी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन इस किताब से बनाएंगे सारे हूबहू मिलेंगे, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये किताबें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड ही यानी कि इस थ्योरम से, इस रूल से, इस क्वेश्चन के आधारित ही हमारे सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और इससे पहले जो हमने पिछले किताब में आपको हम बता रहे थे भारती भवन में, वो सारी चीज़ वही रहेगा, रूल्स वगैरह जो थ्योरम वगैरह था वही रहेगा, ठीक है। और वहाँ भी जो पहला चैप्टर था आपका उसका नाम था रियल नंबर ही, तो यहाँ भी पहला चैप्टर क्या रहेगा, रियल नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। यही चैप्टर यहाँ भी रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमको वहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, फिर यहाँ भी वही पढ़ना है ना। तो चलिए हम इसकी किताब का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। चलिए संख्याएँ हम लिख लेते हैं यहाँ। तो संख्या है नंबर 1 में, ये प्रश्नावली 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्नावली 1.1। इसमें तो इस तरह से रहता है 1.1, 1.2, 1.3, जो भी किताबें सरकारी होती है सब इसी प्रकार से आता है, ठीक है। तो इसका जो है प्रश्न संख्या 1 है 135 एंड 225। दूसरा प्रश्न है 196 एंड 38,220। और तीसरा क्वेश्चन कहता है 867 एंड 255। चलिए विधि कौन सा बोला है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और इसी का जो नाम हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी का नाम हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ एक ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड परिमिका, यूक्लिड विभाजन परिमिका, है ना। इसकी जो होती है सूत्र वो होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो है, जहाँ A होता है भाज्य, B होता है भाजक, C होता है भागफल, और सॉरी C नहीं Q, एंड R होता है शेषफल, ठीक है, शेषफल।
इतनी चीज़ें आपने समझ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन की जो परिमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए को बोलते हैं भाज्य को, ए बी बोलते हैं भाजक को, क्यू बोलते हैं भागफल को और आर बोलते हैं शेषफल को। यहाँ तक में किसी तरह की डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। तो हम आप इस क्वेश्चन को जांचने की पूरी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंटेंटमेंट्स ऐसा होता है जो कि आपको थोड़े से डाउट में डाल देगी। तो आपको जो है यहाँ पर विशेष ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिए गए संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। HCF का मतलब क्या होती है? HCF का मतलब महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है। महत्तम हमको ज्ञात करनी है। चलिए, तो हमने यहाँ क्या करेंगे, तो गौर से देखिए, हम जो है a प्लस बी का यानी कि a का जो मान था 135 में भाग देंगे, किससे? 135 से भाग देंगे 225 में, और बगल में जो है हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, a बराबर बी क्यू प्लस आर को इधर लिख दिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको भाग लगाते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी को तो हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। यहाँ जो आएगा वो भागफल का आएगा, यहाँ को क्या बोलेंगे हम लोग? भागफल। और जो नीचे बचेगा उसको हम शेषफल कहेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ आएगी यहाँ आपको इंडिकेट करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो आप देखते हैं कि 135 जो है एक बार में लगेगा, 135 घटेगी कितना बचेगी? 0। 12 में से 3 जाएगा 9, एक कंप्लीट 90 बच गया, ठीक है। देखिए, अब 90 में तो 135 से भाग नहीं लगेगा, तो आप यहाँ रहने दीजिए। अगर रहता है यहाँ पर अंक तो उतार के और लगाते हैं, और नहीं है तो आप इसे उतारेंगे नहीं, यहाँ हम लोग लिखेंगे। ए का मान क्या था भाई? 225। बी यहाँ पर क्या था? तो 135। क्यू कितना से लगाए भाई साहब? 1 से। और शेषफल कितना बचा है? 90। अब 90 कैसे रखिए, और यहाँ पर 135 को उतारनी है। एक बार में लगेगा 90, घटेगी तो 45 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ए क्या था? तो ए था 135, बी कितना था? तो यहाँ था 90, क्यू कितना आया? 1, आर कितना है? 45, ठीक है। इसी प्रकार से 45 को इस तरह रखेंगे और यहाँ से 2 मरतबा हो जाएगी, 45 2 है 90, घटेगा 0, ठीक है। यहाँ से ए का मान क्या था? 90, बी क्या था भाई? 45, क्यू क्या हुआ? 2 प्लस एम आर का मान 0। तो जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आर का मान 0 आ जाए तो वही का जो है भाजक, कौन? भाजक जो है इसका HCF कहलाता है। तो इस दिए गए संख्या की जो HCF होगा, HCF बराबर क्या हो जाएगी? 90। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका जो HCF आया वो 45 आया। कितना आया? 45। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है 196 से भागा देना है किसमें? सॉरी, यहाँ देते हैं 196 भागा देना है किसमें? 38,220 में, और यहाँ लिख देना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इतना आपको हमेशा इंडिकेट करते जाना है। अब क्या होगा, तो यहाँ भागा दीजिए। देखो 382 है, 2 बार में लगेगी? चलो 8 नहीं लगेगा, 2 बार में, एक बार में लगेगी। 196 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और 7 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे 1 में से जाएगा 2 में से 1 तो 1, 186 बच गए, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अभी 3 अंक में लगा है, 2 अंक बचा हुआ है, तो अभी आपको घेरना नहीं है और ना यहाँ कुछ लिखना है, आपको और संख्या उतारनी है। यहाँ उतार दीजिए, कितना बार में लग जाएगी? 9 दूना 18, 9 मरतबा तो लग जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 9 6 54 के 4 बाकी 5, 9 में 81, 5 86 के 6 बाकी 8, और 9 और 8 17, घटेगी तो 8, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 7 खत्म, फिर 0 बच गया। अब कितने बार में लग जाएगी? अब आप लगा के देख सकते हैं कि आपकी जो संख्या है 980 है। कितनी है? 980। तो और लगेगा अभी कितने बार में? 4 मरतबा, 5 मरतबा तो 10 हो जाएगा, 4 5 20, 5 मरतबा लग जाना चाहिए। 6 5 30 के 0 बाकी 3, और 9 5 45 3 48 का बाकी 4, और 5 4 9, सॉरी ये आ गया। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए का जो मान था वो 38,220 था, बी का जो मान आया है वो 196 है, और गुना क्यू का जो मान है 195, और आर जो आया है 0। तो इसका मतलब है कि कुल विभाजन एल्गोरिथम से जो है HCF का मान आया 196। कितना आया? क्योंकि यही इसका भाजक था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए
अभी तक आपने देखा कि इस इधर की संख्या से हम लोग इसमें भाग दे रहे हैं, इधर की संख्या से इसमें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे थे। दिशाएं देखकर हम किसी संख्या को भाग नहीं दे रहे थे, हम बस उसकी वैल्यू देखकर भाग दे रहे थे। वैल्यू देखिए, जो छोटी हो उससे बड़ी में भाग देंगे, छोटी वाले से बड़ी में। एचसीएफ का ये रूल होती है, ठीक है। तो छोटी जो संख्या है वो कितना है, नंबर 3 का 225, और बड़ी संख्या कितना है तो 867। यहाँ लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से देखिए 3 बार में लगाइए, क्योंकि 4 बार में तो ज़्यादा हो जा रही है, तो 3 बार लगेगा। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, और 3 2 6 1 7, और 3 2 6। 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से 7 जाएगा 9, और 1 यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ से ए बराबर क्या था 867, बी क्या था भाई 225, क्यू क्या था 3, प्लस आर कितना है 192। और लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो अब इधर से उतार दीजिए 225 को, एक मरतबे लगेगा 192, घटेगा तो 3, 12 में से हो जाएगा 3, एक खत्म। तो यहाँ से क्या था, ए का मान आया 225, अब बी का मान था 192, क्यू था हमारा 1, और प्लस में जो आया 33 आया। इसको लिख दीजिए 1900, 192। आप देखिए 30 25 150, 380, हाँ 6 मतलब लग जाएगा, 6 380 से 6 18 नहीं लगेगा, 5 मरतबे लग जाना चाहिए। 5 15 के 5 बाकी 1, 5 15 1 16, ठीक है। चलिए घटाइएगा, 12 में से 7 जगह 5 जगह 7, 8 में से 6 गया तो 2, 27 बचा। अब देखिए ए का मान क्या था यहाँ तो 192, बी क्या था बाबू 33, क्यू क्या था 5, प्लस आर कितना आया 27। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगी, तो अब 27 को राउंड करते हैं और यहाँ से क्या निकालेंगे 33 को लिख देंगे, तो एक मतलब लग जाएगा 27 कम 27, घटेगा तो कितना बचेगा 13 में से 7 जाएगा 6, खत्म। तो यहाँ से जो था ए का मान 33, और बी था आपका 27, क्यू था आपका 1, और शेष जो था 6 था। अब 27 को उतारिए तो 6 चौक 24 लगेगी, 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से ए का जो मान था 27, बी का मान था 6, क्यू जो है 4, प्लस 6 कितना 3। अब 6 से कितना मतलब लगेगा 3 दूना 6, तो देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो ए का मान कितना था 6, बी 3, सी 2, कुछ तरीके क्यू 2, और शेष पर कितना 0। तो इस संख्या का जो एचसीएफ आया है ना, इस संख्या का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया 3, कितना आया 3। 3 संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो कितना रहेगा 3 रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो सारा एक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे बी में, दो में सॉरी। चलिए, तो 2 में प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए चलिए, तो प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 फिर 6q + 3 फिर है 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई क्या है पूर्णांक है। q क्या है, q कोई पूर्णांक है, ऐसा क्वेश्चन कहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करते देखिए, हमारे जो दिया गया संख्या है 6q + 1, उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको बताना है कि q कोई पूर्णांक है, वो धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। क्या बोल रही है, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए, तो विषम संख्या वही होता है जिसके शेषफल में देखिए किसी से विभाजित करने के बाद वो पूरी विभाजित ना हो, या तो शेषफल में 1 बचे। अगर कोई संख्या दिए गए संख्याओं से विभाज्य नहीं होता है ना, और अगर 2 से, देखिए मेन बात क्या है, हम कहते हैं ना विषम संख्या, हम कहते हैं कि वैसी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि 1 शेषफल बचे, तो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो चलिए इसको देखते हैं कि अगर हम इसे 2 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या यहाँ से हो जाएगा 3q अब प्लस का 1, ये हो गया एक। दूसरा है 6q + 3, अगर हम इसको देखिए इस टाइप से लिख दें 6q + 2 + 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6q + 2 + 1 लिखे तो क्या फ़र्क पड़ गया, वो भी संख्या वही है जो ऊपर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आसान हमको हुआ कॉमन लेने में, 2 निकाले कॉमन, देखो 3q + 1 और प्लस का 1। देखिए हर एक सिचुएशन में एक शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है ना।
चलिए तो यहाँ से देखिए उसके बाद तीसरा है, देखिए ये सब जो मान आ रही है यहाँ से Q बराबर क्या आ रही है, क्योंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा था विभाजन एल्गोरिदम से कि A बराबर BQ प्लस R होता है। तो देखिए B का मान यहाँ पर 2 और Q का मान कितना है, Q का मान कितना है 3Q। देखिए यहाँ पर देखिए B का मान 2 और Q का मान क्या है 3Q प्लस 1, सॉरी हाँ 3Q प्लस 1 है। उसके बाद देखिए अगेन है कि 6Q प्लस 5, तो इसमें देखिए 6Q प्लस 4 प्लस 1, ठीक शेषफल एक है कि नहीं है ना, हर एक स्थिति में शेषफल एक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 को कॉमन निकालिए, आ जाएगा 3Q प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ से भी देखिए Q बराबर क्या आ गया 3Q प्लस का 2। तो देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में क्या है एक शेषफल, क्या है सभी संख्याओं में एक शेषफल, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दिए गए पूर्णांक है ना, दिए गए जो हमारे पास संख्या है, दिए गए जो पूर्णांक है कितना 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ये सभी क्या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है ये सब संख्या, ये जो जितनी भी संख्या होगी सभी धनात्मक पूर्णांक की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 में सॉरी, करा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मर्ज करना है। देखिए करा कि 616 सदस्य एक परेड में जो है 616 देख सकते हैं कि सेना का जैसे परेड चल रही होती है तो उसमें कुछ सेनाओं की संख्या होती है, तो टोटल जो सेना है वो 616 है। तो एक सेना की टुकड़ी में को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। देखिए 32 को सेना, टोटल सेनाओं की संख्या 616 है, उसको 32 सेना के टुकड़ों में क्या करना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक क्या करना है मर्ज करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है कह रहा है कि तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है, उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करें जिसमें वो मर्ज आ सकते। देखिए कह रहा है क्या कि टोटल हमारे पास सेनाओं को जो संख्या हो कितना है 616 है, बोल रहा है कि 32 को सेना में कितना लाइन में उसको मर्ज कर सकते हैं जिसमें सभी लाइनों में कितना हो 32 ही सेना, कितना हो 32 सेना हो। तो इसकी नहीं देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन कहें कि बराबर संख्या में से क्या करनी है मर्ज करनी, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या निकाल देते हैं SCF, क्या निकालते हैं SCF। तो निकालना देखिए सेनाओं की संख्या 616 और निकालना था 32 में, तो 32 और 616 का जो है यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या करेंगे SCF निकालेंगे, क्या निकाल देंगे जहाँ होता है A बराबर BQ प्लस R। तो एक यहाँ लगाइए, एक में लगेगा 32, 11 में से 2 जाएगा 9 और 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। फिर 6 उतारिए क्योंकि अभी तो कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग, 6 उतारेंगे कितना मरतब लग जाएगा 32 जाएगा 320, 9 मरतब लग जाएगा 9 2 18 के 8 बाकी 1 9 27 28, तो 16 में से 8 जाएगा 8, ये खत्म, फिर 8 बचे 0। अब देखिए यहाँ से A बराबर है 616 बराबर B का मान 32 और गुना Q का मान है 19 और शेषफल है 8। अब यहाँ 32 निकाल लो तो 8 दिया 8 चौक 32, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया A का जो मान आया 32, B था मान 8, Q था 4 और शेषफल कितना 0। तो यहाँ से जो देखिए इसलिए पंक्तियों की संख्या आया, क्या आया पंक्तियों की संख्या क्या आ गया 8, क्या आ गया 8, टोटल जो है 8 पंक्ति में से मर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, क्या बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दर्शाना है हमको कि कोई जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा बोला, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ना बोला है, प्रेमिका
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप देखिए 3m दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसके बाद 3m, ठीक है। तो 3m का मतलब होता है कि यहाँ जो b का मान है वो 3 है ना, b का मान क्या है 3, ठीक है। तो b का मान 3 है और यहाँ से r का जो मान दिया हुआ है बाबू, r का मान 1 है। कितना r का मान 1, क्योंकि शेषफल कितना बचा है 1 बचा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है r का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर है। देखिए b का जो मान रहेगा, यानी यहाँ पर जो बी क्यू था r जो है हमेशा कितना रहेगा, b का मान कितना है 3 है। तो b का मान 3 है तो उससे एक कम रहता है r का मान, क्योंकि ये कम रहेगा। इसे मानते हैं कि हमारे जो r रहेगा वो 2 से छोटा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए अगर 2 से बड़ा 3 होता, r का मान जो है 3 होता तो उसमें 1 से विभाज्य हो जाता, यानी भागा लग जाता। तो क्योंकि b देखिए भाजक कितना आपके सामने, भाजक हमारे पास 3 है। क्या है, भाजक हमारे पास कितना है 3 है। तो अगर शेषफल हमारा 3 रहता तो 3 से कट जाता है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में जो r का मान होता है वो b से हमेशा क्या रहता है, एक कम रहता है। तो हमारा b क्या देखिए, तो r यहाँ पर कह रहा है कि r 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है होगा, और 2 से क्या रहेगा हमेशा छोटा रहेगा, है ना। 3 से हमेशा छोटा रहेगा। 2 तो रह ही सकता है, 3 से हमेशा क्या रहेगी, है ना, 3 से हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r बराबर हम लोग ले सकते हैं, r बराबर क्या क्या ले सकते हैं, तो r बराबर हम लोग ले सकते हैं 0, 1 या 2, ये ना। r बराबर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1 या 2 ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि जब हम लोग r का मान क्या लेंगे 1, क्या लेंगे, r का मान 1 लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए b का हमको मान दिया हुआ, r का मान 1 लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r। तो b का मान 3 है, 3q, और r का मान कितना लेंगे 1, 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3q हो जाएगा, 3q। इसको रख दीजिए समीकरण 1 में। एंड देखिए यदि हम r का मान क्या ले लें 1, तो r का मान 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस r। तो क्या हो जाएगी, देखिए कि b का मान 3 है प्लस गुना q और प्लस r का मान 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 2, समीकरण इसको रख लीजिए कितना 2, और एक हम अगर r बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से a बराबर बी क्यू प्लस का r। तो यहाँ से हो जाएगा 3q प्लस r, यानी कि 2, कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। तो इतना हमको नहीं कहा गया कि आपको करके दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे आप वर्ग करेंगे। तो चलिए पहला का वर्ग करते हैं, जो आया है हमारे पास पहला नाव, आप वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर आप देख लीजिए जो हमारे पास प्रश्न है नंबर 1 में जो आया था वो क्या आया था, a बराबर 3q, है ना। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा और 3q का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर 9q का स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए a 9 का q का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर 9 का q का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आ जाएगा बी क्यू, देखिए b और q, तो 3 लेंगे कॉमन, तो मेरे पास क्या आएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो 3m, यानी कि जहाँ पर m क्या है, जहाँ m इज इक्वल टू क्या है 3q का स्क्वायर, वर्ग के बराबर आया कि नहीं आया। दूसरा है एंड यदि हम क्या लें इसको वर्ग करें कि इसको a बराबर जो आया था 3q प्लस 2 का दोनों तरफ क्या करें वर्ग, तो इधर क्या आ जाएगी, इधर आएगा a का स्क्वायर बराबर, इसको देखिए a प्लस b का आलू में टूटेगा तो 3 a का स्क्वायर, 3 3 9 का q का स्क्वायर, ये टूटेगा प्लस में 2ab 2ab 2 4 4 12 q और प्लस में b का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लीजिए, तो ये हो जाएगी, देखिए इसमें कॉमन लीजिए 3, क्योंकि 3 देखिए कंडीशन क्या कहा था 3m, है ना। देखिए 3m प्लस 1 आना चाहिए, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगी 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस कितना आएगा 2, प्लस कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। सॉरी अगर इसको हम तोड़ देते हैं, देखिए 4 को अगर तोड़ते हैं, सॉरी पहले तोड़ लीजिए,
3q का स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 + 1 तो कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगी 9 रहेगा। तो यहाँ पर 3 लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 आज प्लस का 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास इतना। तो यहाँ से a का जो मान आया, जहाँ m का जो मान आया है, m बराबर क्या आया 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये है कि नहीं, है ना। और अगर इसको लेकर देखते हैं तो इसमें भी वही आ जाएगा। तो आप इससे पूरे प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारा जो मान आते हैं, है ना, ये पूरे वर्ग के बराबर, इसका मान पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए